हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके लिए मैं आपको वेलकम करती हूँ शिक्षास्त्र एजुकेशन में। और कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी एग्जाम्स की। और हमारे वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल भी होंगे। आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? प्लीज़ गो टू द कमेंट सेक्शन एंड ज़रूर अपना रिव्यू लिखिए ताकि हम उस पर काम कर सकें और आपको बेहतर वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। With that note, my name is Maitri. I am your biology teacher and I am here with another new video of the topic heredity. ओके स्टूडेंट, तो हेरिडिटी जो है वो चैप्टर नंबर 8 है आपके बायोलॉजी का, जिसमें हम बात करते हैं तो ये चैप्टर 4th चैप्टर होगा बायोलॉजी टॉपिक का। लेकिन आपके साइंस की बुक में ये चैप्टर नंबर 8 है। और हेरिडिटी एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट तो है क्योंकि वर्ड नया है, लेकिन आप इसके बारे में बचपन से सुन रहे हैं। आपको पता है, हम कभी भी कहीं जाते हैं किसी रिलेटिव के यहाँ उससे मिलने या फिर हमारे घर कोई आता है तो वो कई बार हमें ये स्टेटमेंट कहते हैं कि अरे यू आर लुकिंग लाइक योर मदर, तुम्हारा ये फीचर्स तो तुम्हारे बिल्कुल पापा जैसा है ना। ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते रहते हैं। तो ये क्या है और ये क्यों होता है? हम कहीं से भी हमारे पेरेंट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से कैसे रिजेंबल करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स और उसके पीछे क्या प्रिंसिपल काम करता है वही हमें पढ़ना है ये चैप्टर। और ये कॉन्सेप्ट सबसे नया है आपके लिए क्योंकि आप लोग इससे पहले रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हो। लाइफ प्रोसेसेस में जितने भी प्रोसेस हमने डिस्कस किए हैं वो सभी प्रोसेसेस हम आराम से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये टॉपिक अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आपको बार बार वीडियोस देखने पड़ेंगे। कई सारे कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं, तो वो कन्फ्यूजन्स क्लियर करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा और कमेंट्स में बताना होगा कि आपको ये टॉपिक में कौन सा टॉपिक समझ नहीं आ रहा है प्रिसाइसली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको देने वाली हूँ ओवरव्यू, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग यू विथ व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? फिर हम बात करेंगे अबाउट एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या हैं, ठीक है। देन इनहेरिटेड ट्रेट्स क्या होते हैं, okay, then we will be talking about Mendel. Who is Mendel? Why he is known as father of genetics. अब genetics क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसका क्या कंट्रीब्यूशन है बेसिकली वो भी हम पढ़ेंगे। किस एक्सपेरिमेंट की वजह से वो इतने फेमस हुए, कौन कौन से लॉज उन्होंने प्रपोज किए जो हम आज भी पढ़ते हैं, जिन्हें हम आज भी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन, हाउ द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड। ओके, सो let's move ahead and start with today's video and let's have a look at the very first thing that I will be discussing with you. The things that I am going to discuss with you now is the इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। क्या है ना कि हम ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट ही पहली बार आया है सिलेबस में आपके, तो आपके आसपास आप ऐसे शब्द सुनेंगे, ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करेंगे बार बार जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, जैसे जीनोटाइप, फिनोटाइप, जेनेटिक्स, एलील, हेरेडिटी, है ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स अभी हमको कमिंग अप टॉपिक्स में सुनने को मिलेंगे। तो उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको उन कीवर्ड्स के बारे में बता देती हूँ ताकि जब हम वो टॉपिक समझ रहे हो तो आपको वो बहुत आसानी से समझ आए। तो सबसे पहला कीवर्ड आप देख रहे हैं जेनेटिक्स। व्हाट इज जेनेटिक्स? बेसिकली बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डीलिंग विथ द बायोटिक component, right? They are dealing with plants, animals, microbes, everything, right? Or you can say they are basically dealing with everything that has life. उसी तरह से genetics is a branch of biology now. Okay, genetics is a branch of biology which is dealing with how the process of heredity and inheritance work. So you can define genetics as the branch of science that deals with the study of heredity and variation is known as genetics. Okay, now the other term that is mentioned over here is heredity. What is heredity?
Heredity is transfer of characters from one generation to another. For example, मेरी नाक मेरी मम्मी जैसी होती है, मेरे हेयर्स मेरे पापा जैसे हो सकते हैं, मेरे हाइट मेरी मदर पे जा सकती है, राइट. सो ये क्या है, ये ट्रेड्स हैं जो उन्होंने मुझ में ट्रांसफ़र किए हैं. उसी तरह से आप भी घर में आप कभी रिजेंबल करना कि आपके आइज़ का शेप क्या है, और वो आपके घर में किससे मिलता है. कई बार आपके सिबलिंग्स भी आपके जैसे हैं. कोई नहीं कहता कि ये तो बिल्कुल अपने बड़े भाई जैसे लगता है या अपनी बड़ी बहन जैसे लगते हैं. तो ये क्यों है, ये हेरेडिटी की वजह से ही होता है. ठीक है. अब क्योंकि हम एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करते, और एसेक्सुअल के केस में भी हम पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं बट ऑलमोस्ट सिमिलर कॉपीज बनते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. तो एग्जैक्ट कॉपी जब वहाँ नहीं है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे हो सकता है. सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स तो डिवाइड कैसे कर रहे हैं, लाइक दे आर प्रोड्यूसिंग बाय द गैमेट्स. गैमेट्स में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है दोनों ही पेरेंट्स की, तो यहाँ पे तो डीएनए रिकम्बाइन हो रहा है, तो यहाँ तो वेरिएशंस होनी चाहिए. ओके, सो वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस बेसिकली. हेरिडिटी आर द सिमिलर कैरेक्टर्स दैट आर इनहेरिटिंग और ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. एंड वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस वो होते हैं जो कि अलग है, डिफरेंसेस हैं, जो डिफरेंसेस हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू दी ऑफस्प्रिंग, उन्हें हम वेरिएशंस कहते हैं. अब वेरिएशंस टेम्पररी भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं, इनके बारे में डिटेल्स में अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट. Now let's move ahead and have a look at the introduction of the chapter. Now, so students, I already told you that what is heredity. So heredity is dealing with the transfer of characters from one generation to another. ठीक है. अब ये जो हेरिडिटी का फिनोमेना है, प्रिंसिपल है, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आपको पता चलेगा कि ये जो हेरिडिटी ट्रेट्स हैं, जो ट्रेट्स हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे जाते हैं. तो वो कैसे जाते हैं, वो जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में उनका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हेल्प करता है ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं ग्रेड 9th की तरफ. ग्रेड 9th में हमने सेल चैप्टर पढ़ा था, और सेल चैप्टर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में. अब मैंने न्यूक्लियस का जिक्र इसीलिए किया है कि आपको याद आ जाए कि हमारा जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है. तो जेनेटिक मटेरियल क्या है, आप डायग्राम देख पा रहे हैं. इट इज DNA, that is deoxyribonucleic acid. Okay, so this is a genetic material of all the living organisms. जितने भी living organisms हैं, multicellular, unicellular, सभी में DNA is behaving as a genetic material except viruses. ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है. वायरस में DNA इज नॉट अ जेनेटिक मटेरियल इन दैट दे हैव RNA, जहाँ पे RNA से फिर वो बाद में DNA बनाते हैं और अपनी कॉपीज बनाते हैं. तो वायरस एक्सेप्शन होते हैं, बाकी सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में DNA इज अ जेनेटिक मटेरियल. DNA स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. नाउ वेयर दिस DNA इज प्रेजेंट, लेट्स फर्स्ट डिस्कस अबाउट द लोकेशन ऑफ DNA. Location of DNA. So DNA प्रेजेंट होता है विद इन द न्यूक्लियस. ठीक है. न्यूक्लियस का अगर मैं स्ट्रक्चर देखूं तो न्यूक्लियस हैज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के में प्रेजेंट है न्यूक्लियर पोर. न्यूक्लियर पोर के अंदर प्रेजेंट होता है फ्लूइड जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड rather than nucleoplasm there is a controlling unit of the nucleus called nucleoli. एंड अब इसके अंदर प्रेजेंट होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, और यू कैन से क्रोमैटिन फाइबर. आई विल चेंज द कलर फॉर यू सो दैट इट विल बी लुकिंग डिफरेंट. सो दिस इज अ क्रोमैटिन मटेरियल. ओके, एंड
दिस क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ DNA एंड प्रोटीन। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, अब सेल डिवीजन कॉन्सेप्ट भी हमने 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो जब सेल डिवाइड होता है तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होती है इन द इनिशियल स्टेज, और ये जो क्रोमैटिन है ये कंडेंस होकर बना लेता है 4 आर्म स्ट्रक्चर, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ओके, सो जो क्रोमैटिन है वो कंडेंस हो रहा है और बना रहा है एक इस तरह का स्ट्रक्चर। इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स की अगर हम लेबलिंग देखें तो हम क्रोमोसोम्स में 2 मेजर चीज़ों को लेबल कर सकते हैं। ये 2 होते हैं क्रोमैटिड्स, like single unit is called chromatid and the other part is sister chromatid. Okay, and the center is called centromere. आगे जाके आप जब बायोलॉजी ऑप्ट कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेंट्रोमियर है इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं होती है। सेंट्रोमियर जो है वो सेंटर में भी प्रेजेंट हो सकता है, एक्सियल में प्रेजेंट हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन दैट आपके क्रोमोसोम्स का साइज भी चेंज हो जाएगा। वो टीलोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक इस तरह के बनते हैं। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स के भी बारे में आप पढ़ेंगे, लेकिन आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। हम क्यों डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस वजह से ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो हम आगे कैसे पढ़ सकते हैं, राइट? सो बेसिकली इसीलिए हम पढ़ रहे हैं अबाउट डीएनए। सो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्रोमैटिन में। क्रोमैटिन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड DNA. So and then that chromatin will condense and form this 4-arm structure which is called chromatids. Now chromatids के अंदर present होता है DNA. Okay. सो जब ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, तो कैसे होते हैं? क्रोमोसोम्स के थ्रू, है ना? क्रोमोसोम्स भी तो गैमेट्स में प्रेजेंट होते हैं। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की बात की थी हमने, हाफ कमिंग फ्रॉम मदर, हाफ कमिंग फ्रॉम फादर। सो डीएनए कमिंग फ्रॉम मदर एंड डीएनए कमिंग फ्रॉम फादर। ओके, सो क्रोमोसोम्स क्योंकि डीएनए को कैरी करके लेकर जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसीलिए हम इनको कहते हैं व्हीकल्स, और आप वेक्टर भी कह सकते हो, वेक्टर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। राइट, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और अगर कोई डाउट रहता है तो आप फ्री फील कीजिए अपने कमेंट्स में बताने के लिए कि आपको क्या टॉपिक समझ में नहीं आया है, ताकि हम उस टॉपिक पे आपको शॉर्ट वीडियोस प्रोवाइड कर पाए, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो पाए। चलिए, सो डीएनए की व्हीकल्स हैं क्रोमोसोम्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए। डीएनए में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र कर पा रहा है? मतलब डीएनए का कॉम्पोजिशन क्या है, किस वजह से वो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस करता है? तो जो डीएनए है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है और इट इज़ बिलोंगिंग टू द कैटेगरी कॉल्ड न्यूक्लिक एसिड। जैसे उसके नाम में ही न्यूक्लिक एसिड है। ठीक है, तो डीएनए जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड का टाइप है। डीएनए में प्रेजेंट होते हैं शुगर, जिसको हम राइबोस शुगर कहते हैं, जो कि डीऑक्सीडाइज्ड है। ठीक है, तो पेंटोज शुगर प्रेजेंट है डीएनए में। इसके अलावा इसमें और क्या प्रेजेंट होता है? इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट है, राइट। एंड देन इसमें प्रेजेंट होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूरीन और दूसरा होता है पिरामिडीन्स। जो प्यूरीन्स पिरामिडीन्स हैं इनमें अंतर होता है ऑफ सिंगल रिंग डबल रिंग। ठीक है, आपके जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं ये 4 होते हैं
एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन, ये चारों ही डीएनए में इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि एडेनाइन जो होता है वो बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ और ग्वानिन जो होता है वो बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसकी डिस्कवरी की थी वॉटसन एंड क्रिक ने। ओके, किसने की है इसकी डिस्कवरी? वॉटसन एंड क्रिक ने, और उनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये जो AGTC आप देख रहे हैं ये डीएनए में इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये बनाते हैं जेनेटिक कोड्स, और हर एक कोड रिप्रेजेंट कर रहा है एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को। ठीक है, हर एक जेनेटिक कोड अमीनो एसिड्स की कोडिंग करते हैं, और ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये फिर फाइनली प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड दोज प्रोटीन्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एनी ऑफ द कैरेक्टर्स इन योर बॉडी। देखा कितना रिलेटेड है डीएनए से हेरिडिटी, समझे? तो ये जो जेनेटिक कोड्स हैं ये क्या बना रहे हैं? सीक्वेंस। जेनेटिक कोड्स जो है वो अमीनो एसिड्स को कोड कर रहे हैं, अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहे हैं। अगर इन जेनेटिक कोड्स में हम किसी भी तरह का कोई भी चेंज कर देते हैं तो प्रिसाइसली ये जिस अमीनो एसिड को कोड कर रहे थे उसको कोड करने की बजाय ये किसी दूसरे अमीनो एसिड को कोड करने लगेंगे, और जो फाइनल प्रोटीन हमें मिलेगा वो कुछ और होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? वेरिएशंस हो जाएंगे। सो डीएनए इज दिस इज हाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। नाउ डीएनए में प्रेजेंट होता है, हम आगे हेरिडिटी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज जीन्स। तो जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन्स ही जाकर नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होंगे और उनकी वजह से हमको पता चलेगा कि अच्छा स्ट्रेट हेयर्स हैं, आईज ब्राउन है, आईब्रोज का शेप, ईयर्स का शेप, ईयर्स वेदर दे आर अटैच्ड, लोब्स आर फ्री एंडेड और दे आर अटैच्ड, ये सभी चीज़ें हमको पता चलती हैं जब जीन्स अपने आप को नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करते हैं। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड during the transfer of characters there are chances of variations as well, right? Because we are talking about sexual reproduction where DNA is replicating and also recombining, and recombining is introducing with certain variations. Variations are basically what? They are the differences. Okay, so now वेरिएशंस जो रहते हैं वो कैसे हो सकते हैं? वेरिएशंस म्यूटेशन की वजह से हो सकते हैं। यानी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जेनेटिक कोड्स, यानी कि प्रॉपर एक सेट सीक्वेंस है। अब उसमें अगर आपने उस सीक्वेंस में किसी कारण से छेड़छाड़ हो गई तो म्यूटेशन हो सकता है और वो जेनेटिक कोड कुछ और रिप्रेजेंट करने लग सकता है, और उसकी वजह से आपके अंदर कैरेक्टर्स में चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, म्यूटेशन हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है, ये कई सारे रीजंस हैं वेरिएशन के। अगर म्यूटेशन है तो वो जो वेरिएशन आया है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में भी आप ऑब्जर्व करोगे, लेकिन अगर ये नॉर्मल है, ऐसी टेम्पररी वेरिएशंस भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बहुत फेयर हैं और हम धूप में खेल रहे हैं बहुत देर तक, बहुत दिनों तक कंटिन्यूस, तो हम क्या हो जाते हैं? टैन हो जाते हैं। पर अगर हम वापस से घर में रहने लगेंगे, केयर करने लगेंगे, तो वी विल श्योरली रिटर्न बैक टू आवर प्रीवियस शेड्स। सो बेसिकली वो था टेम्पररी वेरिएशन। परमानेंट वेरिएशन वो वेरिएशन होते हैं जो आने वाले जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हों। और एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन में हम बात करेंगे इसी तरह के वेरिएशंस का नेक्स्ट जनरेशन में इकट्ठा होना। एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना। तो वेरिएशंस तभी हम ध्यान में दे पाते हैं या वेरिएशंस को हम तभी नोटिस कर सकते हैं जब वो सिर्फ एक जनरेशन तक ही ना रहें, बल्कि आने वाली सभी जनरेशन्स में आप उनको फिर देख पाओ। तो उसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन की वजह से पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है और उसकी वजह से आपको न्यू स्पीशीज भी मिल सकती है। ठीक है,
जो वेरिएशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत डाइवर्स है। एटमॉस्फेयर इतना डाइवर्स है और डे टू डे वो चेंज हो रहा है। तो जब वो चेंजेस के हिसाब से हम इवॉल्व नहीं होंगे तो हमारा सर्वाइवल मुश्किल है, right? So we need to change, we need to evolve, and for that variations are important. variations को समझने के लिए एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको मैं जिराफ के बारे में। आपको अगर पता हो, वैसे तो आपके सिलेबस में ये हेरिडिटी चैप्टर में इवोल्यूशन वाला पार्ट भी ऐड था, जो कि अभी इस साल के लिए सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो उसमें हमने पढ़ा है डार्विन और लेमार्क के बारे में। तो उनकी ही कुछ थ्योरीज थी जिनमें उन्होंने कहा था कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी जो चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से सर्वाइव कर पाएगा, सस्टेन कर लेगा, अपने आप को अडाप्ट कर लेगा, वही सर्वाइव करेगा, राइट? सो नाउ लेट्स कम बैक टू द स्टोरी आई वाज टॉकिंग अबाउट जिराफ। सो आप किसी भी बुक में पढ़ेंगे कि इनिशियली जिराफ डिड नॉट हैड दिस लॉन्ग नेक, है ना? अभी तो जिराफ की लॉन्गेस्ट नेक होती है, बट जिराफ के पास एग्जैक्टली इतनी लंबी नेक थी ही नहीं, ठीक है? फिर क्या हुआ कि जितना अवेलेबल फूड था वो उन्होंने खा लिया। अब उनको फूड और चाहिए, फूड ऊंचाई पे है, तो उसके लिए दे नीड टू स्ट्रेच देयर नेक। They were stretching their neck. As soon as they were stretching, they were getting the food. Now that leads to the variation कि जिसमें अब stretched neck जिराफ्स प्रोड्यूस होने लगे। और एक टाइम अब ऐसा है कि हमारे पास क्या है, सबसे लॉन्गेस्ट नेक है जिराफ का, ठीक है? तो ये कैसे हुआ? ये एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ही है ना। इनिशियल स्टेज में एक वेरिएशन इंट्रोड्यूस हुआ जो कि धीरे धीरे पूरे पॉपुलेशन में ऑब्जर्व होने लगा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन है, जैसे कि सपोज एक पॉपुलेशन में ट्रेट ए है जो कि एक्सप्रेस हो गई, ठीक है? आपकी नेक्स्ट पॉपुलेशन में लाइक दो ट्रेट है, एक ट्रेट ए है और एक ट्रेट बी है। आप जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ट्रेट बी को 60% ऑब्जर्व कर रहे हो और ट्रेट ए को आपने सिर्फ 30% ही ऑब्जर्व किया है। तो कौन सी वेरिएशन पहले से एक्यूमुलेट हो रहा है? तो ऑब्वियसली 60% एक्यूमुलेट हो रहा है, ठीक है? क्योंकि वो ज़्यादा है उस पॉपुलेशन में और वो पहले से ही आ रही है, इनहेरिट होकर आ रही है। तो accumulation of variation is basically what? When the variations are introduced in particular organism and those variations are sustaining in the next generation for a long time period so that it can be expressed in the next generations as well. आप next generation में भी उस particular population को observe कर पाते हो, तभी हम बात करते हैं accumulation of variations के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में क्या वेरिएशन नहीं होते? हम तो अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में भी वेरिएशंस होते हैं, लेकिन उनमें जो रहते हैं बहुत नेग्लिजिबल होते हैं और उनकी जो वेरिएशंस हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें बहुत लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है? लेकिन वेरिएशंस उनमें भी होते हैं, दे आर ऑल्सो एक्यूमुलेटिंग द वेरिएशंस, क्योंकि अगर वो भी चेंज नहीं होंगे तो उनका भी चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से सस्टेनेंस जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है? सो आई होप एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस आर वेरी हेल्पफुल फॉर जेनेटिक डाइवर्सिटीज़, यानी कि आपको जेनेटिक वेराइटी मिल रही है, वेराइटी ऑफ पॉपुलेशन मिल रही है, ठीक है? इसके बाद आपको और समझ में आएगा नेचुरल सिलेक्शन एंड अडाप्टेशन। दैट मीन्स पीपल हु कैन सर्वाइव इन द नेचर, दे आर in the nature and they are changing themselves, modifying themselves, variations are observed in them, so they are changing themselves according to changing environment, okay? Now let's talk about the thing that we were discussing up till now. So what is heredity now? अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा हेरिडिटी क्या है। Heredity is the transfer of characters from one generation to another. Okay, when characters are inherited from one generation to another, we are talking about basically heredity. Okay, now what are inherited traits?
हेरिडिटी जो है यानी कि ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट्स ओनली, राइट। ये ट्रेट्स नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट हो रहे हैं तभी तो एक्सप्रेस हो पा रहे हैं, है ना। ट्रेट्स यानी कि कैरेक्टर्स, ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर्स. So the characters that are coming from the last generation, you can say, are the inherited traits. Now there are certain characteristics which are not inherited but developed by the time, by the contact of the atmospheres and the surrounding. So they are the acquired traits. About these traits we will be discussing in our coming up videos. Okay, so acquired traits का एक basic सा example दे देती हूँ मैं कि suppose कि father is a musician and their daughter or son are also into music. Okay, they want to, like, they are also building their career in the music. So you must have heard कि अरे उनके तो खून में ही ये कैरेक्टर है, बट ऐसा नहीं होता है। खून में जो कैरेक्टर होता है, खून के थ्रू या जेनेटिक्स के थ्रू जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो होते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। हाँ, लेकिन उनके एटमॉस्फेयर में वो कैरेक्टर था जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट म्यूज़िक में डेवलप हुआ और फिर फाइनली दे आर नाउ वर्किंग एग्जैक्टली लाइक देयर फादर और मदर। तो बेसिकली कंक्लूजन क्या है इस चीज़ का? कंक्लूजन ये है कि इनहेरिटेड ट्रेट्स आर गोइंग टू transfer from one generation to another, but acquired traits are the traits that are acquired by the time, by the atmosphere, right? So now these are the few common things. अभी मैं आपको और चीज़ बता देती हूँ. Alleles are the terms that you will come across. Okay, so alleles हम किसको कहते हैं? वेराइटी, जैसे कि हेयर्स हो गए, किसी के आपने देखे होंगे स्ट्रेट हेयर्स हैं, किसी के कर्ली हेयर्स हैं, किसी के वेवी हेयर्स हैं, किसी के बहुत सुपर कर्ल हैं। तो ये सब क्या है? एक पर्टिकुलर जीन के एलील्स हैं। जैसे कि मेरे पास एक स्मार्टफोन है, अब उसी कंपनी का जो है अलग अलग स्मार्टफोन बनता है, अलग अलग रेंज का, अलग अलग स्पेसिफिकेशन के साथ, बट है तो वो मोबाइल ही, कॉलिंग के लिए ही यूज़ कर रही हूँ मैं उसको। सो एलील्स वही होते हैं। These terms you have to understand before learning about the Mendel's contribution towards the field of genetics. So I hope you are clear with what we have learnt in today's class. We discussed about what is the genetic material. We got to know about some important key points of the chapter, right? That we will be coming across in our coming up videos. Now what are we going to talk in the next video is the Mendel, who is known as father of genetics. So we will be covering all the details and all his experiment in our upcoming videos. So for that, stay tuned with us in the Sikshastra Education. Please do like, share and subscribe so that we can reach max to all of you. Thank you so much for watching us. Thank you.